अरे ओ पुजारन मैडम, ऐसा करो अपने मंदिर छत के ऊपर बना लो, वहां रात भर पूजा किया करो, कीर्तन भजन वहीं करो, लेकिन हमें आराम करने दो। भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। आई बड़ी भक्तन। अच्छा सुनो, आज नाश्ते में हमारे लिए छोले भटूरे बना देना, लेकिन अपनी सूरत की तरह उसे भी काला मत कर देना। सभी नंदे अपने अपने कमरे में सोने चली गई और बेचारी काली भाभी यानी कि सुधा घर के कामकाज में लग गई। दरअसल सुधा का रंग काला था, जबकि उसकी सभी नंदे गोरे रंग की थी, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही सुबह के 9 बज गए और घर के सभी सदस्य यानी कि सुधा की सास, उसके ससुर, उसका पति गौरव और 7 गोरी नंदे खाने की टेबल पर बैठे नाश्ता का इंतजार कर रही थी। भैया, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि काली लड़की से शादी मत करो, उनके पास ना ही सुंदरता होती है ना ही गुण। देख रहे हो कब से टेबल पर बैठे, लेकिन नाश्ता अभी तक नहीं आया। सब्र रखो तुम लोग, अभी तो 9 ही बजे हैं। तभी सुधा नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता देखते ही 7 नंदों ने सारा नाश्ता उठाकर जमीन पर फेंक दिया। भाभी, ये आपसे छोले काले रंग के करने को किसने कहा था? यही सब खा खा कर तो आप काली हो गई हो और अब हमें भी काला करना चाहती हो। अरे हमसे जलती है, ये खुद तो गोरी हो नहीं सकती, इसलिए हमें भी काली करना चाहती है। याद है तुम्हें उस दिन पार्टी में सब इसका कैसे मजाक उड़ा रहे थे और हमारी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे? तभी से हमसे इस कदर जलती है कि हमें भी काली कर देना चाहती है। चलो चलो, हम लोग बाहर नाश्ता कर लेंगे, लेकिन जो छोले भटूरे मैंने बनाए हैं वो खराब हो जाएंगे। बस छोलों में जरा सा पत्ती का पानी ही तो तेज हुआ है। बोला ना नहीं खाना है। चलो बहनों, हम अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। वो सभी गुस्से में अंदर चली जाती हैं। अच्छा माँ, बाबूजी मुझे जरूरी काम से जयपुर जाना है, और माँ आप इन 7 को समझा लो, इससे ठीक से पेश आए। तुमको तो बस मेरी बेटियों की गलती निकालने का शौक चढ़ा रहता है। इस कलूटी को छोलों में इतनी तेज पत्ती रखने की क्या जरूरत थी? अब पड़ गई तेरे दिल को ठंडक। अब अपनी काली सूरत लेकर यहाँ खड़ी मत रह। बर्तन धोकर झाड़ू पोछा कर और उसके बाद बाथरूम में मेरी बेटियों के और मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो देना। ठीक है सासू माँ, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो उनकी फरमाइश का ही खाना बनाया था। इतना कहकर सुधा वहां से चली गई। इस काली कलूटी बहू की जुबान कैसे कैंची की तरह चलने लगी है। सास गुस्से में वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रिया, पूनम, टीना, पूजा, निशा, रीना और रुचि अपने लिए पिज्जा खाने बाहर चली जाती हैं। डार्लिंग कितनी देर लगा दी? घर से निकलना इतना आसान थोड़ी ना होता है, पता है कैसे कैसे बहाने लगाने पड़ते हैं। आज भी हमने जानबूझकर भाभी के नाश्ते को ठुकरा दिया ताकि तुम लोगों से मिलने आ सके। तुम लोग काफी स्मार्ट हो, अपनी काली भाभी का खूब फायदा उठाती हो। अच्छा तुम सब इतनी गोरी हो, तुम्हारा भाई भी, फिर ये काली भाभी क्यों उठा लाए? अरे हम नहीं लाए, उस कल्लू ने भाई को अपने जाल में फंसा लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बार भैया किसी काम से बंगाल गए थे, वहीं पर इस कल्लू से मिले और उन्हें उससे प्यार हो गया और ये उसे उठाकर ले आए, और अब ना चाहकर भी हमें उसे घर पर रखना पड़ा। एक बात कहूँ, तुम लोग पता नहीं कैसे रह लेती हो उस कल्लो के साथ। मुझे तो काली औरतें देखकर ही उल्टी आती है। अरे यार, उल्टी तो हमें भी आती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वो सभी खिलखिलाते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तभी उनके पड़ोस की कमला काकी ने उन्हें देख लिया। हाय दैया, कितनी बेशर्म है ये हरिहर की बेटियां, इन लड़कों के साथ घूम रही हैं। इनके घर वालों को पता नहीं क्या? अगर पता होता तो यहाँ नहीं घूम रही होती। हमें इनके माता पिता से बात करनी होगी, वरना ये लोग हमारे मोहल्ले की नाक कटा देंगी। ऐसे ही समय बीतता गया। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी रीना, अगर तुम दे देती तो। पैसे? कितने पैसे? यही कोई 20,000, मैं कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा तुम्हें। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतजाम कर दूंगी। रीना उस रात घर से कुछ पैसे चुरा कर ले आई और अंकुर को दे दिए। अगले दिन, मैंने कल अलमारी में 20,000 रुपए रखे थे अलग से, वो कहाँ गए? सारा घर छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। कहीं माँ को मुझ पर शक ना हो जाए। माँ, कल मैंने भाभी को पोछा लगाते वक्त आपकी अलमारी में कुछ झांकते हुए देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही? क्या उस कल्लो की इतनी मजाल? गुस्से में जानकी अपनी बहू को बुलाती है। सुधा काम छोड़कर वहां आती है। जी माँ जी, क्या हुआ? कलूटी, शक्ल तो तेरी बुरी थी ही, लेकिन मन भी इतना बुरा है मैं नहीं जानती थी। चल जल्दी से मेरे पैसे निकाल। कैसे पैसे माँ जी? वही जो तूने मेरी तिजोरी से चुराए हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। वो मुझे क्या पता, ये बता पैसे कहाँ हैं? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। जानकी उसकी खूब पिटाई करती है। एक रोज उनको उनके बॉयफ्रेंड्स घर पर ड्रॉप करने आते हैं। ओह नो। क्या हुआ आयुष?
लगता है गाड़ी में पेट्रोल ना के बराबर बचा है, बीच रास्ते में बंद ना हो जाए। ऊपर से मैं अपना पर्स भी घर ही भूल आया हूँ। ओफो, तो परेशान क्यों होते हो? ये रहा मेरा कार्ड, कल मैं तुमसे ले लूंगी। इसका पिन नंबर तो तुम्हें ऑलरेडी पता है ही। कार्ड लेकर वो वहां से चले गए। सुधा ने रसोई से उन सबको देख लिया था और घर के अंदर जैसे ही सभी नंदे आई तो सुधा ने उनसे पूछा, वो कौन थे जो तुम्हें अभी अभी छोड़कर गए हैं? तुम जैसी बदसूरत काली औरत के दिमाग में हमेशा गंदा ख्याल ही रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा, हमारी बेटियां इतनी सुंदर हैं तो उनके दोस्त तो होंगे ही। और क्या तेरी जैसी काली औरत का तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। वो तो ना जाने कैसे गौरव तेरे झांसे में आ गया। अब जाकर शक्ल क्या देख रही है, हम सबके लिए खाना लगा। जानकी सुधा कोई 10 बातें सुना देती है जिससे परेशान होकर वो वहां से चली जाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सुधा सबके लिए उनकी पसंद का खाना उनके कमरे में देकर आई। फिर रसोई का सारा काम खत्म कर वो जैसे ही सोने लगी तो उसकी ननद निशा ने उससे कहा, अरे ओ कल्लो भाभी, कहाँ जा रही है? इधर आ, मेरे सर की मालिश कर, और हाँ उसके बाद हमारे पाँव की मालिश कर, समझी? सुधा देर रात तक उनकी मालिश करती रही। फिर सबकी आंख लग गई। तभी उसकी ननद प्रिया के फोन पर एक लड़के का मैसेज आया, डार्लिंग, कल सुबह तक सब लाल पहाड़ी मंदिर पर ही मिलना, और हाँ साथ में घर में जो भी कैश और ज्वेलरी है वो सब लेते आना, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। सुधा ने वो मैसेज पढ़ लिया और अब उसने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन एक रोज जब पड़ोस में कमला काकी के घर पर कीर्तन था तो सास बहू कीर्तन में गई हुई थी। इतने में सातों नंदे अपना बैग लेकर वहां से भाग गई। हो ना हो वो मोहल्ले के उन्हीं लफंगों के साथ गई हैं जिनके साथ मैंने उन सबको देखा था। तूने आज तक अपनी बेटियों पर भरोसा किया, देख लिया अब इसका नतीजा क्या कर गई वो। अरे उनसे तो लाख गुना अच्छी हमारी बहू है। बेचारी बहू का भले ही रंग काला है लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी थी। आज मुझे पता चला कि मेरी बहू भले ही सांवली है लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। हम सब ने मिलकर इस पर इतने जुल्म किए लेकिन आज तक ये गुस्से में कभी अपने मायके तक नहीं गई, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। तभी पुलिस उन सभी लड़कों को लेकर वहां आ जाती है, साथ ही उसकी नंदों को भी छुड़वा लाती है। माँ, पिताजी, भाभी हमें माफ कर दो। ये लड़के हमारा सारा पैसा और गहने लूटकर फरार होने वाले थे, लेकिन वो तो भाभी किसी तरह पुलिस के साथ वहां पहुंच गए और हमें बचा लिया। उस दिन के बाद सभी की नजरों में सुधा की इज्जत बढ़ गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। हर बार लड़के वालों की ना सुन के मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अगर आज भी ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फिर देख लेना। इस बार तू ना कल्लो माई अपने थोबड़े पर पोत पोत कर मेकअप लगा ले ताकि ये तेरी काली शक्ल उन लड़के वालों को नजर ही ना आए। अपनी माँ की ये बात सुनकर कजरी बहुत परेशान हो जाती है और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, मेरी ये काली शक्ल, ये काला रंग किसी को आज तक पसंद नहीं आया तो भला आज कौन सा पसंद आ जाएगी। कजरी अपना मन मार कर शीशे में तैयार होती है, लेकिन वो हर बार लोगों के ताने सुन कर इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अब खुद से अच्छे से तैयार भी नहीं हो पा रही थी। फिर वो थोड़ी सी क्रीम लगाकर और एक सिंपल सा सूट पहनकर ही लड़के वालों के सामने चली जाती है। लेकिन उसकी काली शक्ल देखते ही लड़के की माँ कहती है, अरे दैया, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोयले की खान चली आ रही हो। ना बाबा ना, मैं अपने बेटे की शादी इससे तो बिल्कुल ना करवाऊंगी। माफ करना बहन जी, लेकिन काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की नीयत और दिल साफ होना चाहिए और मेरी बेटी का दिल बहुत ही अच्छा है, बहुत संस्कारी है। वो जिस घर में भी जाएगी वहाँ सब इसके गुण और संस्कार देखकर बहुत खुश होंगे। सुषमा की ये बात सुनकर कजरी को देखने आया हुआ लड़का सुमित कहता है, ना माँ, मैं तो बिल्कुल ना करूँ इस कलूटी से शादी। इसे तो मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकता, और संस्कार का क्या मैं अचार डालूंगा? ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कौन सा इस कलूटी की शादी तुझसे करवाऊंगी बेटा, अब चल यहाँ से। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर सबके सामने अपना मजाक बनता देख कजरी से रहा नहीं जाता और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैं तो पहले ही जानती थी इस बार भी कल्लो किसी को पसंद नहीं आएगी। सुनिए जी, मैं तो अब खुद ही अपनी बेटी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ना जाने हमारे परिवार में इतनी काली लड़की कहाँ से पैदा हो गई। मुझे तो तेरी ही नीयत में खोट लगता है। सच सच बता सुषमा, तूने कहाँ अपना मुंह काला करवाया था जो ये कल्लो जनी तूने? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। ना जाने इस कल्लो की वजह से अभी मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। अब तो मुझे अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करना ही पड़ेगा, अब वो ही इस कल्लो का कोई हल निकालेगा। सुषमा अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करती है। अनिरुद्ध कनाडा में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। क्या हुआ माँ, तुमने इस वक्त फोन किया? तुम जानती हो ना मैं अभी ऑफिस में होता हूँ।
अरे बेटा, तू खुद तो जाकर विदेश की हवा खा रहा है और यहाँ मेरे सिर पर जो बोझ पड़ा है इसे कौन उतारेगा? माँ, मैं हर महीने तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे यहाँ से बेचता हूँ, फिर भला तुम्हारे सर पर कैसा बोझ? तेरी इस कल्लो बहन को इसके रंग की वजह से कोई ब्याहने को तैयार नहीं है और अब तो मैं इससे पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। अगर तू वापस नहीं लौटा ना तो मैं इस कल्लो को धक्के मार मार कर इस घर से भगा दूंगी। अपने बेटे को धमकी देकर सुषमा फोन काट देती है। अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है और वो अपना और अपनी पत्नी मायना की जल्दी से टिकट करवाता है और भारत लौट आता है। अपने बेटे को देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। हाय मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश, अपनी माँ के गले लग जा मेरे बेटे। इस माँ का कलेजा कब से अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाने के लिए तड़प रहा था। सुषमा अपने बेटे को गले से लगा लेती है, फिर अपनी अंग्रेजन बहू को देखकर कहती है, अरे वाह, इस बार तो मेरी अंग्रेजन बहू भी आई है। प्यारी पौना मम्मी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बहू, तू बता तू कैसी है? बड़ी कमजोर हो गई है तू। कोई नहीं, अब यहाँ आ गई है ना, अब मैं तुझे देसी घी के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। जहाँ सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था तो वहीं बेचारी कजरी अपने कमरे में पड़े हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी कजरी की अंग्रेजन भाभी मायना उससे मिलने उसके कमरे में आती है। कजरी, ये तुमने अपना रो रो कर क्या हाल बना लिया है? अपनी हालत तो देखो, कैसे बिखर गए हैं। हालात नहीं भाभी, हालत, और बिखर नहीं, बिगड़ गए हैं। मेरी हालत बिगड़ गई है, यही कहना चाहती हैं ना आप? यस कजरी भाभी, सच कहूँ तो इस घर में आपके सिवा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। आप यहाँ हमेशा नहीं रहती हो ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पिछली बार की तरह फिर से मेरे रिश्ते वाले मेरे काले रंग की वजह से मुझे नापसंद करके चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा भाभी। ये कहकर कजरी रोने लगती है और उसकी अंग्रेजन भाभी मायना उसे अपने गले से लगा लेती है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो अब अपने भाई से मिल लो। मायना कजरी को बाहर लेकर आती है, लेकिन अपनी काली बहन को देखते ही उसके भाई का मुंह बन जाता है। फिर मायना अपना सूटकेस खोलती है और उसमें कजरी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देती है। ये देख वो बहुत खुश होती है। अब कुछ दिन के लिए वो दोनों वहीं रुकते हैं। ऐसे ही एक दिन मायना कजरी को शॉपिंग पर ले जाती है ताकि उसका मन बहल जाए। सासू मोम, मैं कजरी के साथ मॉल जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने, हमें आने में देर हो जाएगी। मायना कजरी को बड़े मॉल ले जाती है और उसे फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े दिलवाती है। लेकिन भाभी, ये कपड़े तो बहुत ही छोटे हैं। इतने छोटे कपड़े तो मेरे पड़ोस में रहने वाली छोटी मुन्नी भी नहीं पहनती। ओफो कजरी, इसे शॉर्ट ड्रेस कहते हैं। अब गो एंड वियर इट। कुछ देर बाद कजरी ट्रायल रूम से वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उस शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उस ड्रेस पर उसकी वो गुथी हुई चुटिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद मायना उसे एक बढ़िया से पार्लर में ले जाकर वहाँ उसकी कटिंग करवा देती है। साथ ही उसका फेशियल, ब्लीच और फुल बॉडी वैक्स भी करवा देती है। जिसके बाद कजरी बहुत ही सुंदर लगती है। कजरी, देखो खुद को, यू लुक सो ब्यूटीफुल। कलर रंग से फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस अपनी खूबसूरती को निखारना आना चाहिए। उस दिन मायना की बात सुन कजरी को सब समझ आ जाता है और अब वो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है। अब वो अपनी खूबसूरती पर खूब ध्यान देती है। फिर एक रोज मायना और अनिरुद्ध एक पार्टी में जाते हैं, जहां मायना अपने साथ जबरदस्ती कजरी को भी ले जाती है। कजरी अच्छे से तैयार होकर वहां जाती है। उस पार्टी में एक अमीर घर के लड़के मोहित की नजर उस पर जाती है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मैं शहर के बिल्डर का बेटा हूँ और आपकी सांवली सूरत और फैशनेबल स्टाइल देखकर ही मैं आपके ऊपर फिदा हो गया। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। कजरी उसे हाँ कर देती है। 2 दिन बाद मोहित अपने परिवार के साथ कजरी के घर आता है और रिश्ता पक्का करके चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन उसकी भाभी मायना कजरी को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है और उसे नजर का टीका लगाते हुए और आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। एक पराये देश से आई हुई लड़की को कजरी से इतना प्यार करता देखकर उसके परिवार वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कजरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। वो सभी कजरी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं।